हेलो एंड वेलकम गाइस टू द IYF एजुकेशन। बेसिकली आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। ये क्लास 12th की इकोनॉमिक्स होने वाली है अपनी, ठीक है, जिसका कोड है अपना 318। इसके अंदर मैं बताऊंगा क्या, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट यूनिट्स क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट जो यूनिट रहने वाली है वो बताऊंगा कि कौन कौन से यूनिट है, वो आप देख लो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड में जाऊंगा मैं, यूनिट के अंदर जो कौन से मेन चैप्टर है वो बताऊंगा। उसके बाद अगर मान लो कि चैप्टर्स भी पढ़ने का टाइम नहीं है तो जो तीसरा लेवल होगा इसमें वो होगा आपके मेन टॉपिक्स का, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा आज की वीडियो में रहने वाला है। और एक बात याद रखना, लास्ट में जब जाऊंगा मैं तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे देके जाऊंगा जो कि अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी आपने उसके प्रिपेयर कर लिए तो पॉसिबिलिटी है कि आप इजीली पेपर में पास हो। तो गाइज बेसिकली मैं आप बताने वाला हूँ हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। और इसके अंदर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बुक 1 नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि बुक 1 में से कुछ भी नहीं आने वाला पेपर में। सारा का सारा जो भी टॉपिक आने वाला है वो बुक 2 से आने वाला है। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आपको फोकस रखना है बुक 2 के ऊपर। तो बात करूँ मैं अगर बुक 2 के अंदर पहला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 12 की, तो उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, यानी कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन मैं 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, पर इससे 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं 1-1 मार्क्स के। एक ये कि अर्थशास्त्र क्या है या अर्थव्यवस्था क्या है। तो जब आप ये दोनों का डिफरेंस याद करोगे तो उसमें आपकी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी। दूसरी बात करूँ मैं तो एक आता है पॉजिटिव, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यानी कि आदर्श अर्थव्यवस्था और वास्तविक अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है या अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, ठीक। उसके बाद बात करूं मैं, तीसरा जो क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से वो आ सकता है आपका कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समिष्ट तथा वशिष्ठ अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने तीनों के अंतर का बताया, लेकिन जरूरी नहीं कि अंतर ही आए। हो सकता है कि आपको सिंगल डेफिनेशन आ जाएगी, वशिष्ठ अर्थशास्त्र की डेफिनेशन बताइए या समिष्ट अर्थशास्त्र की डेफिनेशन बनाइए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ जिससे अगर दोनों चीज़ें करते हो तो वो तो टॉपिक क्लियर होगा। इंडिविजुअल जो अंदर से क्वेश्चन आएंगे वो भी आप इजीली क्लियर कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ अगले चैप्टर की, यानी कि चैप्टर नंबर 13 की, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, तो इसमें बड़े आसान क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी कि व्हाट प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कैसे, किसके लिए और क्या। ये 3 क्वेश्चन जरूर कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है। 1 नंबर में पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या बताओ, तो तीनों का नाम लिखना है। 3-3 नंबर में पूछा जा सकता है कि भाई एक अर्थव्यवस्था के अंदर क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या समझाइए, ठीक है, यानी कि आपसे पूछा सकता है इन एन इकोनॉमी व्हाट टू प्रोड्यूस, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, ठीक, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जो इसमें से आएगा वो आएगा आपका उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी कर्व, ठीक है। पीपीसी कर्व क्या होता है या उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये डेफिनेटली करके जाना, मतलब ये रटा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल आया पेपर में, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो। एक उत्पादन संभावना वक्र, इंग्लिश में कहते हैं पीपीसी कर्व, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये 6 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं आगे, और एक चीज़ और, जो पीपीसी कर्व आप करने वाले हो ना, तो यहाँ पर आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि पीपीसी कर्व के अंदर आपको आ सकता है कि टेबल की सहायता से समझाइए या आपको आ सकता है ग्राफ की सहायता से समझाइए। तो दोनों चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी और दोनों की एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिखनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ अगले चैप्टर की, यानी कि चैप्टर नंबर अपना आ जाते हैं 14 पे। 14 है उपभोक्ता संतुलन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है उपयोगिता। उपयोगिता क्या है वो बताइए, ठीक है। टीयू और एमयू में संबंध स्पष्ट कीजिए, और ये इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये हर बार आता ही आता है, इसको भी आप जरूर याद करें, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। उसके अलावा ह्रस्वमान सीमांत उपयोगिता का नियम, यानी कि
डायमेंशनिंग रूल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये वाला क्वेश्चन भी आना ही आना है, इसका भी आप ध्यान रखना और ये पढ़ के जाना आप। उसके अलावा मैं बताऊं तो एक क्वेश्चन आता है उपभोक्ता संतुलन का। यहाँ पे दो केस आएंगे, एक आएगा एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन बताइए, दूसरा आएगा दो वस्तु की स्थिति में बताइए। तो दोनों के दोनों आप याद करके जाना, अगर इनमें से कोई भी आता है वो भी 6 नंबर का ही आपको यहाँ से उठकर आएगा। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 की, तो 15 चैप्टर है, उसको कहते हैं मांग। ठीक है, मांग वाले के अंदर क्या आने वाला है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है मांग को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। उसके अलावा इसमें से आता है कि भाई प्रतिस्थापन वस्तु पूरक वस्तु में क्या अंतर होता है, घटिया वस्तु किसे कहते हैं, यानी इंफीरियर गुड्स किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप इन चैप्टरों में से देख के जाना, चैप्टर नंबर 15 के अंदर से। ठीक है, मांग का नियम क्या होता है, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में क्या अंतर होता है, तो ये सारी चीज़ें जब आप देख के जाओगे, ठीक है, तो आपका ये चैप्टर ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 16, मांग की कीमत लोच। देखो भाई ये चैप्टर टोटली जो बेस्ड होता है अपना, वो न्यूमेरिकल पे बेस्ड होता है। न्यूमेरिकल का एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि भाई देखो अभी 1 दिन बचा हुआ है पेपर के लिए और आप न्यूमेरिकल तो कर नहीं सकते, तो बेटर होगा कि आप इसमें बस थ्योरी याद करके जाओ। थ्योरी क्या याद करनी है हमें कि भाई देखो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी तो क्या होगा मांग, ठीक है, इकाई से कम होगी तो क्या होगा, इकाई से अधिक होगी तो क्या होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद करके जाना है इसमें। अगर मैं अगले चैप्टर की बात करूं, चैप्टर नंबर है अपना गाइज, अगर मैं आगे बात करूं तो एक आता है हमारा एपीपी, या कई बार एपी लिखा होता है, तथा एमपीपी या एमपी में संबंध बताइए, यानी कि दोनों के बीच का जो रिलेशन है ना वो बताना है आपको। उसके अलावा आपका आ सकता है टीपीएमपी में रिलेशन, ठीक। उसके अलावा आ सकता है परिवर्ती अनुपात का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन भी 6 नंबर या 3 नंबर में आता है। उसके बाद आता है स्पष्ट लागत या अंतर्निहित लागत, यानी कि हम कह सकते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसके अलावा मैं बात करूं तो एसी एमसी में रिलेशन आ सकता है, एवीसी और एमसी में आ सकता है रिलेशन। देखो जिन बच्चों ने मांग पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि पूर्ति के भी और मांग के भी दोनों के सेम ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जो चीज़ मैंने आपको मांग में बताई थी वही चीज़ पूर्ति में रहने वाली है, बस थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को मांग ढंग से आता है तो उसका मतलब मान के चला जाता है कि उसको पूर्ति भी आती होगी, और अगर पूर्ति आती है तो मांग भी आती होगी। उसका अगला चैप्टर मांग की लोच या पूर्ति की लोच, तो दोनों सेम ही है जैसे मैंने बताया, बस फर्क ये होता है कि इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें उल्टा जाता है, जबकि इसमें क्या होता है पॉजिटिव रिलेशन होता है। उसके बाद बात करूं मैं, जो अगला चैप्टर आता है वो आता है बाजार के रूप, यानी कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो भाई फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपको क्या करना है, एक तो डेफिनेशन याद करनी है सबकी, उसके अलावा डेफिनेशन हो गई, उसके अलावा आपको याद करना है कि एटलीस्ट 3 पॉइंट सबके होने चाहिए, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं कह सकते हो आप जिसे। ठीक है, तो सबके कम से कम 3-3 पॉइंट याद करने हैं। अगर मैं बात करूं बचत की, ठीक है, तो बचत वाले चैप्टर में वैसे तो बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको प्रीफर करूंगा कि आप जो है ना एक जो है गुणक जो होता है एक टॉपिक है उसमें वो कर लें। बहुत बार आया हुआ है इसका क्वेश्चन, जिसे इंग्लिश में मल्टीप्लायर कहते हैं, तो बेटर रहेगा। वैसे तो बहुत कुछ है इसके अंदर, जैसे कि आपका हो गया MPS, MPC, APS, APC, ठीक है, AD बराबर AS प्रूफ करने के लिए आ जाता है, या आपका आ जाता है S बराबर I के हिसाब से प्रूफ करने के लिए। ये दो भी मेन है, लेकिन इतना आप कर नहीं पाओगे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग ये कर लो, गुणक बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ कि जो अगला चैप्टर है उसमें आता है अधिक मांग की समस्या, अधिमांग भी जिसे कहते हैं। ठीक है, अधिक मांग की समस्या क्या है और इसके कारण क्या है, और इसका जो निष्कर्ष क्या निकलेगा, मतलब अधिमांग के कारण क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है,
उसी प्रकार से आपका न्यून मांग में भी यही चीज़ें, तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी कि समस्या, कारण और निष्कर्ष। उसके बाद मैं बात करता हूँ अगर अगले टॉपिक की, तो आपका आता है मुद्रा। मुद्रा में से क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मुद्रा में से सबसे पहले आते हैं भाई कि भाई मुद्रा के कार्य लिखियो, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि विनिमय का माध्यम कैसे है ये बताओ। उसके अलावा सृजन, जिसको आपका क्वेश्चन आ सकता है शाक का निर्माण बताइए, ठीक है। उसके अलावा वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है ये आ सकता है आपका। उसके अलावा आ सकता है आपका वाणिज्य बैंक के कार्य। वाणिज्य बैंक कौन से होते हैं पता है आप लोगों को? जो हमारे बैंक है जिनमें हम लोगों को खाता होता है उसे वाणिज्य बैंक होते हैं, इसके कार्य पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। उसके अलावा केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? सेंट्रल बैंक कौन सा है अपना? तो वो है बेसिकली आरबीआई, जो कि इन बैंकों का बैंक है, ठीक है। इसके कार्य पूछा जा सकता है आपसे, ठीक। तो ये सारे थे। उसके अलावा एक दो क्वेश्चन है जो हर बार आते ही आते हैं, वो आते हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स। 3 मेथड है इसके, तीनों मेथड से आपको क्या करना है, एक न्यूमेरिकल करके जाना है, हर बार आता ही आता है भाई। 6 नंबर तो मतलब लिख के ले लो, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसका PDF मैं नीचे डाल दूंगा, और उसके बाद क्या है कि आप उस PDF को डाउनलोड करो, उसके जो टॉपिक्स हैं वो YouTube पे या कहीं भी आप देखोगे तो सबके आंसर मिल जाएंगे आपको, बड़ा कॉमन टॉपिक्स हैं। और आशा करता हूँ कि आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाए। थैंक यू।